नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय मौजूदगी देखने को मिली। पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें वे उत्तर से दक्षिण तक फैले 3 जिलों में लगातार कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल को धार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कूच बिहार जिले के माथा भांगा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी निशित परमानी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीमावर्ती क्षेत्र में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा को इसी दिशा में एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर ने जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी विधानसभा की ओर रुख किया और वे भाजपा उम्मीदवार नरेश चंद्र राय के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे। उत्तर बंगाल की इस बेल्ट में पार्टी ने पिछले चुनावों में जो आधार तैयार किया था उसे और मजबूत करने पर इस बार खास जोर दिया गया है। दिन के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री का बांकुरा में रोड शो है, जहां भाजपा प्रत्याशी नीलाद्री शेखर दाना के समर्थन में सीएम योगी रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए बच निकलना संभव होगा। योगी सरकार ने प्रदेश की पुलिसिंग को तकनीक और वैज्ञानिक जांच से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस ने 300 प्रशिक्षित क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए हैं। इस तीसरे बैच के प्रशिक्षण में 105 क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए गए हैं। 2 बैच इससे पहले तैयार किए जा चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न कमिश्नरेट और जनपदों से आए पुलिस कर्मियों ने 42 दिन का विशेष क्राइम सीन मैनेजमेंट प्रशिक्षण पूरा किया, जिसमें उन्हें साइबर क्राइम एवं फोरेंसिक तकनीकों की आधुनिक ट्रेनिंग दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश में होती है। इसे और सशक्त बनाने के लिए क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं और इससे पूरे प्रदेश में फोरेंसिक आधारित जांच तंत्र मजबूत होगा। संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पाने के लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित इस बिल के पास न होने से महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अपर्णा ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण महिला आरक्षण बिल अटका हुआ है। उधर राज्य महिला आयोग के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया। महिला आयोग की ओर से इस मामले में बड़ा प्रदर्शन करने की बात भी कही गई है। अपर्णा यादव के विरोध प्रदर्शन के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर प्रदर्शन को लेकर कहा कि भाजपा वाले लगभग 12 करोड़ महिलाओं वाले उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 12 महिलाओं को तो भेजते। जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आजादी के बाद से आधी आबादी को उनका वाजिब हक नहीं मिला है और महिला आरक्षण की पहल का पूरा देश सराहना कर रहा है। अब इस विधेयक के विरोधियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के कथित विवाद के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से संज्ञेय अपराध बनता है, इसलिए मामले की जाँच आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने 28 जनवरी 2026 को विशेष सांसद विधायक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटेन में बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी स्थापित की थी और कंपनी के दस्तावेजों में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। साथ ही 2005 और 2006 के वार्षिक विवरणों में भी उनकी नागरिकता ब्रिटिश दर्ज होने का दावा किया गया है। याची ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी का नाम ब्रिटेन की मतदाता सूची में दर्ज रहा है और उन्होंने वहां की चुनावी प्रक्रिया में भी भाग लिया। इन आरोपों के आधार पर भारतीय दंड संहिता, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई का अनुरोध किया गया। फिरोजाबाद में अधिकारियों में रार सामने आई है। तबादले के बाद टुंडा तहसीलदार ने उच्च अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तहसीलदार ने कहा कि विभागीय जांच रफा दफा करने के नाम पर 1,75,000 रुपए का आईफोन लिया और साथ ही एक व्यापारी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिरोजाबाद के टुंडला की तहसीलदार राखी शर्मा ने अपने तबादले के बाद जिले के एक शीर्ष अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहसीलदार ने
प्रेस वार्ता कर उक्त शीर्ष अधिकारी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। साथ ही टुंडला के रंजीत गुप्ता पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। तहसीलदार के आरोपों के जवाब में कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ लामबंद हो गया है और तहसीलदार के दावों को झूठा करार देते हुए उनके खिलाफ मंडलायुक्त से कार्रवाई की मांग की है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तहसीलदार ने आरोप लगाया कि जिले में बाबुओं और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों की बंदरबाट हो गई है। इसे जनपद का सबसे बड़ा भू घोटाला बताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं प्रशासन का दावा है कि तहसीलदार अपने विरुद्ध चल रही जांचों को प्रभावित करने और ओएसडी शैलेंद्र शर्मा और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। संघ ने इस संबंध में मंडलायुक्त कमिश्नर आगरा मंडल को पत्र लिखकर तहसीलदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी, खोए हुए और खराब मोबाइल खरीदारी और ठीक कर दोबारा सक्रिय करने वाले साइबर अपराधियों को बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि सूचना के आधार पर साइबर पुलिस टीम ने चहितारा गांव के निकट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान फतेहगढ़ जिले के नवाबगंज निवासी मुस्तकीम, अरमान, अनमोल, असलम, साहिल, अली, शमीम, रेहान और आमिर और मुश्ताक रजा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 41 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 38 कीपैड फोन, 92 मोबाइल मदरबोर्ड और 66 बैटरियां, 20 फर्जी मोबाइल क्रैबिल और 11,000 रुपए नकद, 7 दोपहिया वाहन और 9 अतिरिक्त मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि गिरोह विभिन्न स्थानों से चोरी, खोए हुए और खराब मोबाइल की कम कीमत पर खरीदता था और इसके बाद मोबाइलों को ठीक कर सक्रिय किया जाता था। पुलिस के अनुसार तैयार मोबाइल राजस्थान और हरियाणा के साइबर अपराधियों को बेचे जाते थे, जिनका उपयोग साइबर अपराध में किया जाता था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और मोबाइल खरीदने वाले अपराधियों के संबंध में जांच की जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा साइबर अपराध के एक गिरोह के मुश्ताक रजा, आमिर, असलम आदि 9 लोग जो थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 88 एंड्रॉयड फ़ोन, 92 मदरबोर्ड, बैटरियां व अन्य मोबाइल की एसेसरीज बरामद हुई है। तो जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में जो बातें निकल के आई हैं, ये गांव-गांव में जा कर के पुराने सस्ते में मोबाइल फ़ोन खरीदते थे और इनको जो राजस्थान के जो साइबर अपराधी हैं उन गिरोह को ये मोबाइल फ़ोन सप्लाई करते थे और इन मोबाइल फ़ोन का उपयोग साइबर अपराध को करने में किया जा रहा था। इस तरह से इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ से इनके बहुत अहम साक्ष्य मिले। ये भी पता लगाया जा रहा है कि किनको इनके द्वारा मोबाइल फ़ोन दिए गए, कितने मोबाइल फ़ोन दिए गए और कहाँ इनके और नेटवर्क हैं, ये पूरा जानकारी की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ग्रेटर नोएडा में जनसेवा केंद्र के संचालक से साजिश रचकर 4 दोस्तों ने 3 लाख से अधिक रुपए लूटे थे और पुलिस की 4 टीमों ने करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से लूट के करीब 3 लाख रुपए, मोबाइल और बाइक समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा के मुताबिक क्षेत्र के चक्रशाहबरी निवासी जनसेवा केंद्र संचालक हरेंद्र कुमार से 8 अप्रैल की देर शाम दुकान से घर लौटते समय बाइक सवार बदमाश 3 लाख रुपए से अधिक रुपए लूट ले गए थे और पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों तक पहुंच की और उन्हें काबू कर लिया। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का टोल तय कर लिया गया है। एनएचएआई की ओर से तय किया गया टोल काफी महंगा है और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल दरें तय होने के बाद सफर महंगा हो जाएगा। कार से एक तरफ 275 रुपए और एक दिन में वापसी पर 415 रुपए खर्च होंगे। उद्घाटन 15 मई के बाद संभव है। यात्रियों के लिए ट्रेन सफर सस्ता और तेज विकल्प माना जा रहा है। शताब्दी, तेजस, वंदे भारत जैसी वीआईपी ट्रेनें लोगों के लिए बेहतर विकल्प साबित होंगी, जो कानपुर पहुंचने में एक्सप्रेसवे से कम समय लेती हैं। ट्रेन 1 घंटे 10 मिनट में कानपुर पहुंचती हैं, जबकि एक्सप्रेसवे से पहुंचने में 2 घंटे तक लगने की आशंका जताई जा रही है। 15 मई के बाद इसका उद्घाटन किया जा सकता है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले एक्सप्रेसवे का टोल तय किया गया है और खास बात यह है कि निर्माण पर 3600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और यह 2 चरणों में बना है। उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि भी शामिल होंगे।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम।